नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करने जा रहे हैं सेट 20। ऑलमोस्ट लास्ट लेग पे है, तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, जल्दी जल्दी उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, पूरा एक सीरीज इसकी अपलोड हो जाएगी। स्टडी आई क्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सब के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बात है यहाँ पे रिक्लाइनिंग बुद्धा की। आप देख रहे हैं बुद्धा जो है रिक्लाइनिंग फॉर्मेट में है। तो इंडिया में भी पहली बार ऐसा स्टैचू जो है स्टैब्लिश किया गया। लार्जेस्ट स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्धा का। कहाँ का? इंडिया का। इसको इंस्टॉल किया गया बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन बोध गया में। बोध गया आपको पता ही है। जल्दी से मुझे बताइए कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन उसके बाद रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू जो है रिप्रेजेंट करता है बुद्धा के लास्ट इलनेस के टाइम को, या जहाँ से वो परिनिर्वाण की तरफ बढ़े थे, ग्रेट साल्वेशन की तरफ बढ़े थे, क्योंकि अब उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो एनलाइटेंड सोल्स हैं, मतलब जिनको अब दीन दुनिया का ज्ञान हो गया, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, अब उनको कोई मोह नहीं रहा लाइफ से। ये बुद्धा का वो समय था। अब स्टैचूज की हम बात करें रिक्लाइनिंग बुद्धा का, यहाँ पे राइट साइड में उनका लाई कर रहे हैं वो। हेड जो उनका रेस्ट हो रहा है कुशन पे और राइट एल्बो पे। इसका मतलब ये है कि जितनी भी बींग्स हैं, पोटेंशियल हैं, बेसिकली अवेकन है वो इस बात से कि साइकिल की जो है डेथ और रीबर्थ की अब उससे वो उनकी मुक्ति हो चुकी है। ठीक है, तो अब दोबारा से वो इस लाइफ में नहीं वापस आएंगे और अब वो यहाँ से निर्वाण की प्राप्ति करके जा रहे हैं। रिक्लाइनिंग बुद्धा की बात करें तो पहली बार डिबेट के गंधारा आर्ट में किया गया था, जो 50 BC 75 AD के समय पे यूजुअली की देखी गई थी। ये क्वेश्चन जो पीरियड है वहाँ पे पीक किया था 1st से 5th सेंचुरी AD में। केव नंबर 26 जो है अजंता की, यहाँ पे 24 फुट लंबा 9 फुट टॉल एक स्कल्पचर है जो रिक्लाइनिंग बुद्धा को डिपिक्ट करता है। कहा जाता है ये भी 5th सेंचुरी AD का बना हुआ है। कुशीनगर की हम बात करें उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे बुद्धा ने परिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। यहाँ पे 6 मीटर लंबा एक सैंडस्टोन का मोनोलिथ भी बना हुआ है जो रिक्लाइनिंग स्टेटस में है, जहाँ पे परिनिर्वाण स्तूपा भी वहाँ पे बनाया गया है। श्रीलंका और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बुद्धा जो है मोस्टली सिटिंग पोस्चर्स में देखे गए हैं। अगर हम देखें, बहुत प्रेवलेंट आपको याद होगा स्टैचू, अगर आप टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा तो थाईलैंड में है और अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे रिक्लाइनिंग स्टैचूज हैं। लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा का जो स्टैचू है वो 600 फीट लंबा लगभग विंसेंट ताव्या बुद्धा जो है वो बिल्ड किए गए थे 1992 में म्यांमार में। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि नेबरिंग कंट्री में ही है। साथ ही साथ देखेंगे भामला बुद्धा परिनिर्वाण जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में है। ओल्डेस्ट स्टैचू माना जाता है। आपको बामियान के स्टैचू तो याद होंगे जो अफगानिस्तान ने तालिबान के समय गिरा दिए गए थे अफगानिस्तान में। 18 साल पुराना ये खैबर पख्तूनख्वा का है। 15 सेंचुरी में 70 मीटर का जो स्टैचू है रिक्लाइनिंग बुद्धा का, वो हिंदू टेम्पल साइट बाफुअन कंबोडिया अंकोर वट जो टेम्पल्स हैं फेमस हैं, वहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमें देखना लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में। लॉजिस्टिक डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, उसने अनवील किया फ्रेट स्मार्ट सिटीज का। जानते हैं एग्जैक्टली क्या है ये स्कीम। यहाँ पे 10 सिटीज को डेवलप किया जाएगा फ्रेट स्मार्ट सिटीज के तौर पे। एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाएगा जहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, लॉजिस्टिक सेक्टर, ये सब मिलकर सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और ये सेटअप किया जाएगा। एग्जैक्टली है क्या, देखो यहाँ पे अर्बन फ्रेट सिस्टम को बेटर करना है, व्हीकल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिमांड लैंड यूज प्लानिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के थ्रू बेटर किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बेसिकली यहाँ जिससे पूरे हो पाएंगे, और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होकर सीधा कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर को डेवलप किया जा रहा है। कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन, अगर इंडिया के इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप रोड्स की बात करें तो रोड्स और रेलवेज दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी हमारी जो रोड का पेनिट्रेशन है वो काफ़ी हाई है और उसको हम बेटर करने की हमेशा से बात कर रहे हैं। अगर हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, हमें एफडीआईज कॉल करनी है, हमें इकॉनमी को $5 ट्रिलियन की बनाना है, तो हमें क्रूशियल लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ को बेटर करना होगा। वेयर हाउसेस को मार्केट से, देखो वेयर हाउसेस को पहले इंडस्ट्री से जोड़ना होगा और आगे उनको मार्केट से जोड़ना होगा। तो इस तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जब हम कर देंगे वेयर हाउसेस का, तो आपका जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा और आपको सप्लाई होने वाले जो गुड्स हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। लॉजिस्टिक सेक्टर 22 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। कोविड के टाइम में आपने देखा था एक बड़ी जो मात्रा में लोग बेरोजगार हुए थे वो इसी सेक्टर से भी हुए थे। 10% यहाँ पे डिक्रीज हुआ इंडायरेक्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट में। आप समझेंगे कि अगर गुड्स जो हैं जल्दी पहुँचने लग जाएंगे तो आप तक पहुँचने वाले गुड्स जो हैं वो चीपर भी हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनी का फ्यूल भी बचेगा, मैन पावर भी बचेगी। जहां एक ड्राइवर 2 दिन में आपके गुड्स लेके पहुंचता है, अगर वो 1 दिन में पहुंच जाता है तो 1 दिन में वो एक्स्ट्रा काम कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, मतलब उसको दूसरे का डिप्लॉय किया जा सकता है। फास्ट ट्रैक
सर्विसेज होंगी, और इससे 5 से 8% जो ग्रोथ है हमारी एक्सपोर्ट्स में भी देखी जाएगी। अब लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात की जा रही है कि 10% के रेट पे, लगभग 10.5% के रेट पे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे देखा जाएगा 2019-2025 में। तो काफ़ी अपकमिंग मार्केट है, यहाँ पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं, नई नई कंपनीज आ रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से ई कॉमर्स ने अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट को दुरुस्त किया है, उसी की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग गए हैं। आप अमेजोन की बात देखिए कि प्राइम डे, 1 डे डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी जैसे जो ऑप्शन हैं, ये अच्छी दुरुस्त लॉजिस्टिक चेन की वजह से भी हो पा रहा है। हेल्दी आउटलुक है इंडिया के फ्रेट सेक्टर का आने वाले समय में। साथ ही साथ पोर्ट एक्टिविटीज़ को भी कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। रेलवेज़ की भी बात की जा रही है कि लगभग रेलवेज़ भी 3 गुना जो है माल अब लेके चलेगी आने वाले 10 सालों में। फ्रेट ट्रैफिक की हम बात करें एयरपोर्ट्स में, तो इसकी भी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री की। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया स्कीम प्रमोशन ऑफ फ्लैगिंग इन मर्चेंट शिप्स इन इंडिया। एग्जैक्टली क्या है जानते हैं इसको। साथ ही साथ एक मरीन एड टू नेविगेशन बिल 2021 भी पास किया गया है। शिपिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो शिपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, ऐसे में शिपिंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पैरामीटर बनता है हमारा। अगर हम ट्रेड की बात करें तो 70% जो है वो ट्रेड शिपिंग के थ्रू ही हो सकता है। भारतमाला प्रोजेक्ट भी आप देख रहे हैं किस तरह से हम रोड और पोर्ट्स को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। आयरन ओर की एक्सपोर्ट करें की बात करें, इंडिया से ईस्ट एशिया जाता है। कुकिंग कोल की हम बात करें, इंपोर्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से, विशाखापट्टनम आता है। तो इस तरह से जो फ्लीट है हमारी, लार्ज फ्लीट, स्मॉल फ्लीट, ये हर तरह से इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिवनेस कम है, मैन पावर की कमी है, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए कई बार हम देखते थे, हमारे बजट में भी ये बताया गया था, सर्वे में भी बताया गया था कि जो टर्न अराउंड टाइम है शिप्स का, वो इंडिया में पहले 8 से 9 दिन रहता था। ठीक है, कोई शिप अगर इंडिया में आके डॉक होता था, फिर उसको माल उतारना, फिर उसको वापस से अपना दोबारा से उसको रीलोड करना, फिर उसको वापस जाने में 8 से 9 दिन लग जाते थे। अब वो 3 दिन तक हम ला चुके हैं कि 3 दिन में हम एक शिप को डॉक करने के बाद वापस भेज देते हैं। इससे क्या होता है, शिपिंग कंपनी का भी जो जो उनके भी सेविंग्स होती हैं, वो भी ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं। अब लो कैपेसिटी की बात करें, 90% जो एग्जिम हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्टर कार्गो से हैंडल करता है, 70% ट्रैफिक भी यहाँ पे है, लेकिन अभी भी कैपेसिटी से काफ़ी कम है। तभी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, जिससे कि कैपेसिटी एनहांसमेंट जो है वो किया जा सके और बेटर जो आउटपुट है वो शिपिंग सेक्टर में यहाँ पे हम दे सके। एवरेज टर्नअराउंड टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन पोर्ट्स पे 12 दिन पहुंच गया था कोविड-19 में। ठीक है, लेकिन अब इसको फिर से हम वापस 2 से 3 दिन पे ला रहे हैं। 100% एफडीआई यहाँ पे अलाउ कर दिया गया और साथ ही साथ 10 साल का टैक्स हॉलीडे अगर कोई कंपनी जो है शिपिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड। अब एग्जैक्टली है क्या, गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन से इस फंड को ले लिया है। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने स्टेट से ले लिया बेसिकली। अब स्टेट्स के जो राइट थे सैंक्शन करने के, अप्रूव करने के कोई भी एक्सपेंडिचर जो माइनिंग लीज होल्डर्स के लिए कंट्रीब्यूशन लेके आया, वो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कहा है कि ये नेसेसरी मूव है। ठीक है, बहुत जगह ऐसा गया है, देखा गया कि डीएमएफ का जो फंड है वो ट्रेजरी या वो बेसिकली ट्रेजरी कंसोलिडेटेड फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और अपने डिजायर्ड पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड यूज आया क्यों। देखो, सेंटर ने यह भी कहा कि वायलेशन हो रहा है सेक्शन 9B का एक्ट का। ठीक है, साथ ही साथ जो शेयरिंग का मैकेनिज्म है, माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज हैं उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो देखो ये फंड लाया क्यों गया था, जब माइनिंग की जाती है तो बड़ी पॉपुलेशन उस एरिया से रिहेबिलिटेट करनी पड़ती है, उनके लिए फंड इकट्ठा किया जाता है। जो कंपनी के पास माइनिंग की लीज मिलती है उन्हीं को ये फंड बनाना होता है। ठीक है, अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें कुछ डालने होते हैं, इससे वहाँ की जनता का उद्धार किया जाता है। इसे एक नॉट प्रॉफिट ट्रस्ट की तरह यूज किया जाता है सारी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट करना, इंटरेस्ट करना, उन लोगों के लिए काम करना जो इस माइनिंग से इम्पैक्टेड है। अब ये पार्टिसिपेटरी प्रोसेस माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में लाया गया था और ये माइनर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जो भी कंपनी वहाँ काम कर रही है उसी को पैसा डालना होता है। अब गवर्नमेंट ने इसको फर्दर अलाइन कर दिया था प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के साथ, और साथ ही साथ इस माइनिंग अफेक्टेड एरिया में वेलफेयर प्रोग्राम चलाने की बात की गई। स्टेट्स ने देखा, हमने देखा स्टेट्स इस पर ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, स्टेट्स इस फंड को खर्च नहीं कर रही हैं, ट्रेजरी में अपने शिफ्ट कर दे रही हैं। तो इसके लिए सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने फंड्स अपने पास वापस ले लिए। अब आगे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है ये स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करनी होती थी। इसमें क्या होगा, किसी को नई माइनिंग लीज देनी है, कोई नया प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग में देना है, तो फिर उससे आने वाले पैसे को जोड़ लिया जाता है, बता दिया जाता है इतना पैसा आपको फंड में डालना होगा। स्टेट्स इन कामों को नहीं कर पा रही हैं ठीक से, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब ये पहुंच गया है।
नेक्स्ट हमें टॉपिक पढ़ना है साइबर सर्विलांस। ठीक है, पेगासस के चलते काफ़ी न्यूज़ में था। अब साइबर सर्विलांस है क्या एग्जैक्टली? स्मार्ट और कनेक्टेड डिवाइसेस से आप किसी का सर्विलांस करते हैं, साइबर टेक्नोलॉजी से सर्विलांस करते हैं। इसको हम IoT का भी एक पार्ट मानते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप देख रहे हैं किस तरह से डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जब आप कोई डिवाइस कनेक्ट कर लेता है अपनी किसी नेटवर्क से, तो उसका सर्विलांस काफ़ी ईजी हो जाता है ना। तभी कहते हैं कि इस डिजिटल वर्ल्ड में आप प्राइवेसी की बात मत करिए, क्योंकि दैट इज़ अ काइंड ऑफ मिसनॉर्मल इन दिस डिजिटल वर्ल्ड। इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड यू कैन नॉट टॉक अबाउट प्राइवेसी। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पे फंडा है। सेक्शन 5 जो है इस हम बात करें एक्ट का, हमारे IT एक्ट का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि गवर्नमेंट के पास इंटरसेप्ट करने की कंप्लीट पावर है अगर वो पर्सन पब्लिक सेफ्टी में के अगेंस्ट काम कर रहा है, पब्लिक इमरजेंसी का समय है, या सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी या कोई रिलेशन हमारा किसी कंट्री से खराब हो रहा है, कोई ऐसा ऑफेंस करने जा रहा है वो पर्सन जो कि एक इंसाइटमेंट करेगा, पब्लिक ऑर्डर खराब करेगा। आर्टिकल 19(2) में के थ्रू ही यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। एक तरफ आर्टिकल 19(1) आपको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19(2) उसको किसी ग्राउंड्स पे ले लेता है। IT एक्ट 2000 की बात करें तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कॉमर्स साइबर क्राइम को दिया गया, डेफिनेशन बताई गई, और साथ ही साथ सेक्शन 69 में पावर दे दी गई गवर्नमेंट के को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, कि आप सर्विलांस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। अब यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस बनाए गए। इंडियन टेलीग्राफ रूल्स आप देखेंगे, वहाँ पे भी क्लियरली कहा गया है कि कोई भी ऑफिसर है और वो अगर उसको लगता है लेटर से, और उसको लगता है कि कोई पर्सन इस तरह का एक्टिविटी कर रहा है, उसका सर्विलांस नेसेसरी है, तो फिर वो इंटरसेप्शन का ऑर्डर दे सकता है। अब ये देगा कौन? सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यही ऑर्डर्स दे सकते हैं किसी के भी फोन को टैप करने का या इंटरसेप्ट करने का। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें देखना है वो हमें देखना है ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ड्रोन के नए रूल्स आ गए, रेगुलेशंस आ गए, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक नया अपडेटेड ड्रोन रूल्स 2021 पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा है। अब ड्रोन की हम बात करें, ड्रोन है क्या? नाम ड्रोन है, लेकिन ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, एरियल व्हीकल जो हवा में उड़ता है, अनमैन्ड मतलब कि इसमें कोई पर्सन नहीं बैठता, इसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। या आपने सबने देखा ही होगा, यूज भी किया होगा शायद। अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है, ये ड्रोन एक तरह से अच्छी चीज़ है, लेकिन अब इसके मिसयूजेस भी बहुत देखे गए। हमने देखा अभी हाल ही में एक इंडिया में अटैक हुआ, उसमें ड्रोन रिस्पॉन्सिबल था, जम्मू एयरबेस की हम बात कर रहे हैं। तो ड्रोन रूल्स 2021 में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 को रिप्लेस किए जा रहे हैं। एग्जैक्टली है क्या? ऑब्जेक्टिव यही है कि अनमैन्ड जो ऑपरेशनल सिनेरियोज हैं उनको बेटर कंप्लायंस के साथ एविएशन इंडस्ट्री को भी ग्रो किया जाए और सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया जाए। रूल्स अप्लाई होंगे उन पर्सन पे जो ओन करते हैं, पजेस करते हैं या इंगेज हैं एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, लीजिंग में, ऑपरेटिंग, ट्रांसफरिंग एंड मेंटेनिंग अ ड्रोन इन इंडिया। कोई भी ऐसा पर्सन जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, से खरीदता बेचता है, उन सब पे रूल्स अप्लाई होंगे। जितने भी रूल्स हैं, ये जो भी ड्रोन्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं इस समय के लिए, उन पे अप्लाई होंगे। ये ड्रोन्स नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स के ड्रोन्स पे ये जो रूल्स हैं अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि उनके अपने रूल्स होते हैं। ऑथराइजेशन क्या है? देखो, कोई भी पर्सन है उसको रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए अलाउ किया जाएगा, उसको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। अगर वो 18 ईयर्स से ऊपर का है और 65 ईयर्स से नीचे का है, उसने क्लास 10th पास किया हुआ है या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन उसने पास किया हुआ है, साथ ही साथ ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब जो भी है उसने पास की हुई है DGCA से, डायरेक्टर जनरल फॉर एप्लीकेबल क्लास ऑफ रिमोट पायलट लाइसेंस, ऑथराइज्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से उसने लाइसेंस लिया हुआ है। अच्छा, अगर कोई पर्सन नैनो ड्रोन चला रहा है, माइक्रो ड्रोन चला रहा है, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए, जस्ट फॉर फन के लिए हम लोग चला रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट पर्पस के लिए, तो वहाँ पे आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। नैनो ड्रोन वो ड्रोन्स होते हैं जो 250 ग्राम से कम के होते हैं, माइक्रो 250 ग्राम से 2 किलो के, स्मॉल 2 से 25 किलो की, मीडियम एंड देन लार्ज ड्रोन्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये दो जो एक कैटेगरी है, ये यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, इसमें तो कंप्लीट लाइसेंसिंग अब्जॉल्व है, इसमें सिर्फ नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए, अदरवाइज आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है एक अच्छी आने वाली मतलब एक अच्छे रूल्स हैं। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें बेटर होंगी। अब ड्रोन ऑपरेटर्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो मिलेगा। ठीक है, और वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड होगा, जिससे ड्रोन जो है ट्रैक किए जाएंगे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो एक सिक्योर स्केलेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, जहाँ से नो परमिशन, नो टेक ऑफ जैसे जो भी एनेबलर्स हैं वो आप ले सकते हैं, आप परमिशंस ले सकते हैं, डिजिटली फ्लाई करने की परमिशंस ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका काम है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर जल्दी एक मैप जो है, एयरस्पेस मैप फॉर ड्रोन ऑपरेशन लेके आएगी। ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन जोन्स में इसको बनाया जाएगा। पर्सन को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है एयर वर्दीनेस की, अगर उसके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, प्रायर परमिशन और रिमोट
लाइसेंस है। R&D के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए या ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सरकारी कंट्रोल में है उनको भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। साथ ही साथ देखेंगे स्टार्टअप्स की हम बात करें तो स्टार्टअप जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जिनको रिकॉग्नाइज करते हैं उनको नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा ड्रोन मैन्युफैक्चरर जिसके पास गुड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अब ये ड्रोन जो है ये बेसिकली आप देखेंगे रेड ग्रीन जोन में ही ऑपरेट करने चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन जोन में जहाँ पे वो पर्सन R&D कर रहा है, ठीक है, वो ग्रीन जोन्स होंगे। रेड जोन्स ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हाई पोटेंशियल है, बॉर्डर एरियाज हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, वहाँ ड्रोन्स नहीं चलाने दिए जाएंगे। या फिर एयरपोर्ट पास में है, नेवल एयरबेस पास में है, मिलिट्री की कोई कैंटोनमेंट एरिया है, तो अगर ड्रोन का अगर आप मैक्सिमम वेट देखेंगे, मैक्सिमम वेट जो अलाउ वेट जो है इंडिया में वो 500 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट रूल के अकॉर्डिंग रखा गया है। जो ड्रोन और ड्रोन के कंपोनेंट्स हैं उसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसका देखेगी। कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस इशुएंस की पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें रिलैक्स भी की गई हैं, कुछ चीज़ें आपकी स्ट्रिक्ट भी की गई हैं। अप्रूवल्स को अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। बहुत नेसेसरी अप्रूवल्स वाली बात करें, परमिट की बात करें, स्टूडेंट रिमोट पायलट की बात करें, इन सब चीज़ों को अबॉलिश कर दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स इस बार लाए गए हैं, नो परमिशन नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो फेंसिंग, ये भी बहुत जल्द भारत सरकार इंप्लीमेंट कर देगी। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम। याद रखिएगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पूछा जा सकता है किसके लिए डेवलप किया जा रहा है, तो ड्रोन मॉनिटरिंग के लिए डेवलप किया जा रहा है। अब क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI को दे दिया जाएगा और QCI इसको मैनेज करेगी। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजीज देख लेते हैं। रेडियो जैमर क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं अगर कोई ऐसा व्हीकल प्लेस कर देते हैं तो ये रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट नहीं होने देता, जाम कर देता है, ठीक है। तो किसी एरिया में आपको जाम करना है, रडार को जाम करना है। देन GNSS स्पूफिंग है, कहा जाता है रशिया इसमें मास्टर है, ठीक है। रशिया के पास बहुत सारी स्पूफिंग टेक्नोलॉजीज हैं। स्पूफिंग में क्या होता है कि लेटर से ऑब्जेक्ट इधर है लेकिन रडार में ये इधर दिख रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि अपनी लोकेशन हाइड करके मिसलोकेट हो जाता है या फिर गलत सिग्नल्स देता है, काउंटर मेजर सिग्नल्स देता है जिससे कि आप इसको ट्रैक नहीं कर पाएँ। एक्चुअल पोजीशन इसकी हो सकता है यहाँ हो लेकिन आपको ये चीज़ यहाँ दिखेगी, तो ये होता है स्पूफिंग। तो स्पूफिंग बेसिकली एक मिमिक्री होती है जिसमें हाईजैक कर लिया जाता है इस ट्रैकिंग को। देन नेट गन्स भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से नेट गन्स के थ्रू आप ड्रोन को कैप्चर कर सकते हैं। हाई एनर्जी लेजर्स की हम बात कर रहे हैं कि जहाँ से अनमैन्ड व्हीकल्स को शूट किया जा सकता है। अभी आपने इजराइल में इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। तो इतना ही जानना था इस टॉपिक में। मिलेंगे आगे के सेक्शन में, अगले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो करते हैं, ऑलमोस्ट अब हम एंड पे हैं, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।